नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हमारे बीच ऑल इंडिया राइड स्कूटर लेकर आए हैं भाई नाविद आलम, ऊपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से। मिलिए। थैंक यू। और ये है हमारे दोस्त जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र गर्ग। आज रिव्यू लेते हैं भाई से कि कहाँ से चले, कैसे चले और क्या क्या इन्होंने हर्डल्स को पास किया और किस तरीके से ये इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो अभी अपने डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से चले और इनके माइंड में कैसे आया कि मुझे ऑल इंडिया राइड करनी चाहिए, वो भी स्कूटर पे। तो स्कूटर की जर्नी जो है मेरी 12th के बाद से शुरू हो गई थी। मैंने 10th में एक स्कूटर देखा था, यानी उस टाइम पे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक पोस्ट देखा था स्कूटर के ऊपर जो है ना रॉयल एनफील्ड की कैरियर लगाए हुए थे, और उस टाइम पे रील्स का ऑप्शन नहीं था। बस वो पोस्ट देखने के बाद जो है ना मुझे ऐसे लगा कोई बंदे स्कूटर पे भी घूम रहे हैं ऐसे। तो उसके मैंने पूरी स्टोरी नहीं मुझे मिली थी कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे, मैंने वो सिर्फ कैरियर देखा था। तो उसके बाद में मेरा प्लान हो गया कि मैं स्कूटर ले लूँगा। तो फिर 10th होने के बाद में जैसे 12th कंप्लीट किया, उसके बाद में जो ना मुझे स्कूटर में पहली स्कूटर परचेज की। ऐसे स्कूटर परचेस करने के बाद में जो ना स्कूटर से शौक जो ना बढ़ता गया कि कलेक्शन करना गया। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 स्कूटर हो गए, ऐसे स्कूटर्स होते गए। और स्कूटर का और भी शौक बढ़ता गया कि स्कूटर्स रखना है, और अलग अलग हर स्कूटर ना अलग अलग ही था। कोई बजाज सुपर था, क्लासिक था, कुछ लेटेस्ट वर्जन का था, ऐसे स्कूटर रखे थे मैंने। फिर जो है लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए थे, हम भी तो ऐसे ही बैठते बैठते ना मेरे दोस्त ने बोला कि यार कब तक हम ऐसे ही बैठेंगे, घूमने कब जाएंगे, कब पैसे हमारे पास जमा हो जाएंगे और कब हम निकलेंगे। इस केस में ना हमारा ये हुआ, मैंने उसके टाइम पे डिसीजन लिया, और वो था 2020 जैन का था मंथ, नहीं दिसंबर मंथ था लास्ट। तो उसी टाइम में मैंने अपनी स्कूटर सोला कि स्कूटर ये सेल करते तीनों, एक स्कूटर रखते कोई दूसरी वाली अच्छी वाली, और निकल जाते हैं राइड के लिए। तो उस हिसाब से जो ना मैंने स्कूटर पूरा सेल कर दिया मैंने, और दूसरी स्कूटर परचेज़ की थी, ये वाली जो मैं अभी जो राइड कर रहा हूँ। तो उस स्कूटर को लेके जो है ना फिर जैसे पूरा मैंने उस टाइम पे मैंने सीरियसली लिया था, लेकिन मेरे दोस्त ने जो बात किया था ना उसने सीरियस नहीं लिया था। तो मैंने पूरी स्कूटर रेडी कर दी, पूरा सब कुछ करके दिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ मैंने अपने नाम और स्कूटर का इंजन सब कुछ काम किया। फिर लास्ट में जब 5 दिन थे उसको बोला कि यार चलो चलते हैं आप। फिर वो आ गया। फिर उसके साथ जो है ना मैंने पहली राइड की थी कन्याकुमारी टू कश्मीर। कन्याकुमारी टू कश्मीर जो है ना पूरी राइड मैंने कर दिया, तो NH44 से किया था। ठीक है। और कहीं पे हम रुक के नहीं थे, बस खाली ऐसे ही ट्रैवल किया, राइड किए यहाँ से यहाँ तक। तो बाद में जाने के बाद में ना घर जाने के बाद में पता चला यार एक ये होने लगा यार क्या मैंने राइड तो किया लेकिन कई लोगों से मिले नहीं, कई जगहों का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर से मैंने सोचा कि यार कुछ एक दूसरा करते जिसमें 28 स्टेट्स पूरे कवर करेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज सब कुछ जो है ना हम देखेंगे कैसा क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अकेला जाऊँगा, ताकि अकेला रहने से क्या होता है ना कि एक बंदे जाते हो तो लोगों से कनेक्ट होते हैं। अगर दोनों जाते ना तो सिर्फ दोनों में बातें होती रहती, तो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे उतने। क्योंकि जितने मैंने जो राइड किया कन्याकुमारी टू कश्मीर, सिर्फ हम दोनों ही बात करते थे, लोगों से उतनी बात ही नहीं हो पाई। कल्चर भी उनका वहाँ का भी पता ही नहीं चलता। बस वो तो ऐसा था कि रास्ता काटा और चलो घर। रास्ता काटा और चलो, ऐसे ही दोनों मजे में, दोनों ही ये कर रहे, फोटो वोटो सब कुछ लेकिन कहीं ऐसे कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी लोगों से सब कुछ, और पता भी नहीं चल रहा था। और तो एक आप बता रहे थे ये लिमिटेड स्टॉक स्कूटर है कि इसमें सेल्फ भी है, और लेकिन आज तक मैंने कभी सेल्फ नहीं देखा स्कूटर पे कि इसका क्या था कि जब मैं ले रहा था ना तो उसने भी मुझे OLX में कांटेक्ट हो रहा था, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वो बैंगलोर में था और मैं अपने होम टाउन शिरूर में था, तो वही से बात हो रहा था। वो बता कि मुझे इसमें सेल्फ है। मैं शॉक हो गया कि अभी तक मैंने किसी स्कूटर में सेल्फ नहीं देखा, लेकिन पता था कि उसमें अल्टर करके लगाते हैं सेल्फ। ऑटो का जो मोटर सब निकाल के उसमें लगाते थे, क्योंकि ऑटो और स्कूटर सेम इंजन इसमें काम करते हैं मैकेनिज्म में। तो मैंने सोचा कि इसमें लगाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉक वाला है। तो फिर मैंने अपने जो ग्रुप के मेंबर्स थे क्लब के, जो स्कूटर्स में बहुत ये थे, उनसे मैंने पूछा। तो बता कि एक स्कूटर आती थी जिसमें सेल्फ लगाने का ऑप्शन दिया गया था कि सेल्फ लगा सकते हैं। ठीक है। और कुछ मॉडल में सेल्फ दिया था, तो उसी में से एक स्कूटर थी। बस एक स्कूटर सेल करने का रीज़न ये ही था कि ओनर इसका डेथ हो गया था, इसलिए जो है स्कूटर सेल हो गई। और स्कूटर को जो है ओनर ने भी बहुत चलाया है। जैसे अगर स्पीडोमीटर में देखोगे ना 60,000 से प्लस उसका रीडिंग है। और फिर उसके बाद में फिर ये स्पीडोमीटर चल नहीं रहा होता तो उसने कितना चला होगा उससे पता नहीं। और मेरे पास आने के पास मैंने अब तक जो है ना 25,000 से 30,000 किलोमीटर मैंने स्कूटर चलाया यहाँ तक। ग्रेट यार। K2K आपने कब कंप्लीट किया और किसके साथ किया? K2K जो ना मैं अपने दोस्त जो बता रहा था ना कि जिसके साथ मैंने प्लान किया था, उसी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। ये राइड मैंने May 6 को स्टार्ट किया था, जिसमें 44 डेज में हमने दोनों ने 9,012 किलोमीटर्स कवर किया था।
तो 44 डेज मतलब कंटिन्यूस चलाते जाते, कभी 500 किलोमीटर भी कवर किया उस राइड में, कभी 300, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 300 ऐसे इस लेवल पे हम ज़्यादा कवर करते थे। तो लद्दाख में थोड़ा बहुत हमने कम कवर किया था, क्योंकि वो लद्दाख में उतनी स्पीड गाड़ी चला नहीं पाते और उतना कवर भी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो लद्दाख में आप कहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में आप कहाँ घूमे और क्या क्या आपको, क्योंकि हिली एरिया है तो वहाँ पे दिक्कत आई होगी, कोई स्नोफॉल हुआ या इस तरीके की कुछ गिरे, या कैसे आपने उस चीज़ को टैकल किया, मैनेज किया? तो लास्ट टाइम जब मैं और ये जा रहे थे ना, जब कन्याकुमारी टू कश्मीर जा रहे थे, उमलिंगला कर रहे थे, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का। तो लास्ट टाइम जाते उतना मुझे स्कूटर में बहुत सारे पिकअप इशू आ रहे थे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में पिकअप इशू आ ही जाते। तो मैं कुछ 75 किलोमीटर्स के लिए जो ना 8 लीटर पेट्रोल बंद किया था वहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ से लोकल पेट्रोल लिया था। अगर आप भी जाते हो ना कहीं, तो लोकल पेट्रोल मैं सजेस्ट करूँगा कि लोकल से कोई पेट्रोल ना लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ आप राजस्थान में आए हो तो ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे नहीं मिलता, तो वो लोग क्या करते हैं, शॉप के बाहर 2 लीटर की बोतल ली, उसमें पेट्रोल डाल के बेच रहे होते हैं। वैसे करते हैं, वहाँ पे भी वैसा हो जाता है। तो वहाँ से मैंने लिया था, तो उसकी वजह से शायद वो पेट्रोल की वजह से मुझे पिकअप नहीं मिल रहा था, पता नहीं। लेकिन इस बार जब मैं गया तो इजीली मैंने अपनी स्कूटर लेके गया, विथ लगेज था, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने फिर सोचा कि यार ये पेट्रोल का ही इशू रहेगा, क्योंकि 75 लीटर किलोमीटर के लिए 8 लीटर पेट्रोल बहुत ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो वो ऐसा था। लेकिन इस बार जो ना वो एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कुछ 9000 किलोमीटर के अंदर ना सिंगल पंचर तक नहीं हुआ था। तो कुछ यही नहीं था कि स्कूटर में क्या होता है ऐसा, मतलब एक ब्लेसिंग्स थी, सबकी दुआ थी। तो आराम से गया, आराम से आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब गया ना, तो स्टार्टिंग में ही मुझे स्कूटर के अंदर प्रॉब्लम्स आई। 2000 किलोमीटर कवर किया, वो पूरी कॉइल जल गई स्कूटर की। तो मैं बताऊंगा ना कि कुछ ना कुछ होना चाहिए ब्रेकडाउन, तब जना वो मेमोरीज याद रहते। मैंने उसमें ट्रक पे डाल के 150 किलोमीटर लेके गया स्कूटर को, फिर वहाँ पे जाके उसको फिक्स किया, ऐसे करके जो ना वो मेमोरीज याद रहेगी यार। बता सकते हैं किसी को भी यार कि हाँ ऐसा होगा। जब मैंने कन्याकुमारी टू कश्मीर किया ना, मुझे लगता है कि यार इस स्कूटर में कोई ब्रेकडाउन्स ना आए और राइड कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो राइड बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी लगता है कि राइड के अंदर ब्रेकडाउन्स होने चाहिए, तब जाके जो ना वो राइड मेमोरेबल होती है। और जैसे मैंने आप बताया कि स्नो के ऊपर राइड किया, अभी मैं जा रहा था लेह से मनाली गया, मनाली से जो है ना मैं गया फिर स्पीति के लिए। स्कूटर के अंदर पिकअप इशू आ रहा था। जब कारदुंगला मैंने कंप्लीट किया तो सोचा कि स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, और माइलेज बहुत मेरा कम मिल रहा था। वहाँ पे हुआ था साइलेंसर ब्लॉक, इसकी लिए वजह पिकअप नहीं रही थी गाड़ी, और माइलेज भी बहुत ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि एक्सीलेटर्स दे रही थी लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही थी, वहीं पे ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मनाली की तरफ आ गया, क्योंकि लेह के अंदर हमें कुछ उसके इतने स्पेयर्स नहीं मिलते। तो मैं ले गया, मैंने साइलेंसर वहीं पे चेंज किया था मनाली, यहाँ पे लेह में। तो फिर मैं जब मनाली के लिए आया, तो मनाली में आते हुए एकदम इजीली परफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे 4 पासेस है, 4 पासेस में भी इजीली ये हो गया। उसके बाद में मैं गया स्पीति। हर कोई बोलता था कि अब बहुत तगड़ा ऑफ राइड 60 किलोमीटर का, वहाँ पे मत लेके जाना अब स्कूटर। लेकिन एक रहता ना कीड़ा के जहाँ पे ना बोलो वहाँ तो जाना ही जाना, उनको प्रूव करना कि नहीं हम लेके जा सकते स्कूटर। तो ऐसे ना मैंने स्कूटर लेके गया वहाँ पे, पूरी स्पीति का पूरा सर्किट कंप्लीट करके मैं गया चिटकुल। फिर चिटकुल से मेरा प्लान था कि मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, चंडीगढ़ से फिर चला जाऊँगा उत्तराखंड होते हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो फिर जाते जाते ना मेरा एक प्लान था कि मैं ज़ंस्कार किसी भी हाल में ना स्कूटर पे करूँगा। मैं इस इशू आने की वजह से ना स्कूटर में मैं नीचे गया जब, लेकिन मैं चिटकुल से यहाँ पे जा रहा था चंडीगढ़ में, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा था यार, मेरा ज़ंस्कार मिस हो रहा है, इसलिए मैंने तो वापस ट्रैवल किया वहाँ तक। वापस मैंने स्कूटर जो है ना चिटकुल से सीधा लेके गया, रातों रात मनाली लेके आ गया। फिर मनाली से जो है ना एक दिन स्टॉप लेके फिर मनाली से जो है ना स्पीति के लिए निकल गया। तो मुझे पहले ही अपडेट मिला था कि स्नोफॉल होने वाली, कि 12 में ऑलरेडी स्नो हो चुकी थी, तो वो बंद हो गया था। तो 12 तारीख को किसी माउंटेनर थे जो फ्रेंड्स ने बताया कि 12 तारीख से पहले आप क्रॉस कर लेना, वरना आप फंस जाओगे, फिर नहीं हो कर पाओगे। तो मेरे पास भी 2-3 दिन थे, मैं बोला कि एक दिन रेस्ट लेते फिर निकल जाते। जैसे मैंने वो क्रॉस किया, जब क्रॉस करा था तभी भी स्नो बहुत गिरा हुआ था वहाँ पे सिंकुला टॉप पे। जब क्रॉस करने के बाद में एक दिन पहुँच गया पादू में, उसके बाद में न्यूज़ आई कि यार एक ट्रक फंस गई सिंकुला टॉप में। ठीक है। तो फिर मुझे वहाँ पे एक ज़ंस्कार फेस्टिवल चल रहा था, और उन्होंने भी मुझे बताया कि 2 दिन है, कल किसी भी हाल में आप यहाँ से निकल जाना, क्योंकि इस हैवी स्नोफॉल होने वाली, आप यहीं पे फंस जाओगे फिर। ठीक है। तो इस हिसाब से ना बोला कि यार कारगिल जो है ना वहाँ से 200 किलोमीटर है पादुम से, तो एक वहाँ पे रंगदुम, एक पेंजिला एक टॉप आएगा, तो वो टॉप के बाद ना रंगदुम आएगा, तो वहाँ पे जाके रुकेंगे पादुम से, जो कि 100 किलोमीटर है। इसलिए मैंने 12 बजे के करीब जो है ना अपनी राइड स्टार्ट की।
तो राइड स्टार्ट करते जाते जाते ना सडनली 4:30 को ना ऐसे स्नोफॉल शुरू हुई ना, पेंसिला टॉप की बस चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, स्नोफॉल शुरू हो गया। ठीक और है। स्कूटर में ऑलरेडी रिजर्व आ गई थी गाड़ी, तो कैन एक्स्ट्रा मेरे पास था, फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रुक के वो स्नोफॉल में रुक के फ्यूल डालने में ना मैं बोला टाइम लग जाएगा फिर इसमें। अगर ठीक है। पेंसिला टॉप उतर जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फंस जाएंगे रात को तो फिर वहीं रह तो वहीं पे बीआरओ का ये था जो रोड ऑर्गेनाइजर्स ये करते ठीक है। बॉर्डर रोड, तो वहाँ पे जाके जो ना मैंने वहाँ पे रुका, वहाँ पे उनसे पूछा कि कैंप लगा सकते, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैंपिंग मत करना क्योंकि यहाँ पे बियर्स आते हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर के लिए देखते, स्नोफॉल कम हो जाएगी तो आप देख के निकल जाना, नहीं तो यहीं पे रुकना। तो उनके शेड्स थे, उनके बेड्स होते जो काम करने के लिए आते, तो रात को पूरा वहीं पे रुके और पूरी रात स्नो लग गई। ठीक स्नो है। गिरी, पूरी रात स्नो गिरी है। तो सुबह में देखा स्कूटर पूरी स्नो से भरी हुई है, फिर उसको साफ करके मैंने स्टार्ट किया अपनी राइड। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते ना वहाँ पे ट्रक भी ऑलरेडी पास हो चुके थे। एक बार ट्रक जाने के बाद मैंने जो फ्रेश स्नो होता है वो ब्लैक आइस बन जाता है। ठीक है। ब्लैक आइस पे स्कूटर चलाना बहुत ही मुझे पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं उस स्नो को ना ढूंढते हुए वहाँ चला गया था कि मुझे कहीं ना कहीं स्नो मिले, कहीं ना कहीं स्नो मिले। तो चलाते और मिल ही गई आखिरकार स्नो। मिल ही गई उस चीज को। तो वहाँ से जो ना मैंने राइड स्टार्ट किया। मैंने पहले ही एक 102 किलोमीटर के अंदर ही जो ना मैं एक बार गिर चुका स्कूटर लेके। ठीक है। क्योंकि टर्निंग में जैसे ब्लैक आइस में हम टर्न करते हैं ना तो स्किड हो जाते हैं, फ्रेश आइस हो तो इजीली चला सकते हैं। Easy। तो ट्रक जाके जो ना पूरा ब्लैक आइस हो चुका था, जो फ्रेश स्नो था वो ब्लैक आइस की तरह हो गया था। तो ठीक है। उसमें फिर ऐसे ऐसे करते करते चले गए, लेकिन वहाँ पे हो गए मेरी एक के ब्रिज जो ना बना रहे थे वहाँ पे। तो नीचे से ना उन्होंने एक छोटा सा रास्ता दिया था जहाँ से पानी जा रहा था, तो वहाँ पे आ गया, वाटर क्रॉसिंग था एक। ठीक मैं है। जा रहा था, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन थे। जब जा रहा था कि मैं सोचा स्कूटर आराम से जाएगी, पहले साइलेंसर तक लेवल के पानी था, जाते जाते ना स्टोन के ऊपर से हैंडल मिस हो गया तो सीधा चली गई मेरी। पानी बहुत डीप था, मेरे यहाँ तक जो है ना ये पूरे भीग गए थे शूज सब। ठीक है। उतना पानी था, इंजन के कार्बोरेटर पे भी पानी चला गया फिर। लेकिन मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं उस चीज को ढूंढते वहां पे गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत रिस्की भी था वो चीज करना, क्योंकि -9 टेम्परेचर था, पूरे जूते भीगे हुए, ना भी दूसरे कोई एक्स्ट्रा जूते, बस चप्पल है ना, सॉक्स है, कुछ नहीं। जूते भीगने से तो मेरे को भी याद आया, मैं अभी रिसेंटली सिक्किम गया था, तो वहाँ पे गुरुदोंगमार्ग लेक से ना, फेमस गुरुदोंगमार्ग लेक है, उसके बाद वहाँ से एक 0 पॉइंट करके था जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो सन पड़ रही है वहाँ पे, क्या हुआ, रिवर जैसे पूरी वो हो गई, फ्रीज हो गई। लेकिन मेरे दोस्त ने, मैं और मेरा दोस्त गए, उसने टिक करके देखा, वो उसका पैर थोड़ा सा चला गया। मैंने कहा यार मैं भी करके देखूँ। मैंने जब किया मेरे पूरा पैर ही अंदर तक चला गया। फिर उसने आगे पकड़ा, कहता तू चला ही मत जाना। तो फिर मैं पूरी देर वहाँ पे बैठ के सुखा रहा हूँ क्योंकि ठंड लग रही थी, 0 पॉइंट था बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ हुई तो थी। वैसे ही मैंने अपनी स्कूटर पूरी वहाँ पे मैंने ही फिक्स किया। फिक्स करने के बाद में उसमें कार्बोरेटर जो नीडल्स थे उसमें जहाँ पे पानी गया था उसको मैंने निकाल के पूरा रेडी किया, पूरा के फिर कंटिन्यू स्नो हो रही हल्की हल्की। तो फिर मैंने वहाँ से जो खाली चप्पल में 10 किलोमीटर के करीब चल गया रमदूम। ठीक है। रमदूम जाके जो है ना वहाँ पे मैंने सॉक्स लेके जो ना अपने पाँव को थोड़ा गर्म कर दिया। फिर ये कि अगर थोड़ी देर भी लेट जाती ना तो शायद मुझे फ्रोज बाइट हो सकता था। ठीक है। उतना ये हो गया था कोल्ड इसमें, बहुत ये था। फिर बस चलते चलते जाते फिर ऐसी जगह पे आके जैसे ब्रेक प्रेस करता था ना, नीचे पानी जम के ना वहाँ पे बर्फ हो गया था। ठीक है। और वो ब्रेक प्रेस कर किया हुआ ही था, बस स्कूटर चल रही है, स्कूटर चल रहा है ना, ब्रेक भी कंप्लीटली ये हो गया। ठीक है, ब्रेक डैमेज लग हो ही नहीं रहा गया। है। ठीक है। और स्कूटर गिरते गिरते फ्रंट ब्रेक का लीवर भी टूट गया। ठीक है। लीवर मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर पास मैंने रखे हुए, क्योंकि लीवर अगर स्कूटर गिरती है तो लीवर्स कट होना ये होता है, तो रखे हुए। लेकिन उतनी ठंड में निकाल के उसको फिक्स करने में ना हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत ही नहीं होती है। तो बिना क्योंकि पैर वैर हाथ वाथ सब सुन पड़ जाते हैं, कितने मर्जी ग्लव्स पहन लो, सब कुछ भी नहीं होता, सुन तो होएगा ही। हम काम भी कर नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, ग्लव्स निकाल के करना है। तो फिर मैंने ऐसे ही 10 किलोमीटर ऐसे चलाए। फिर एक जगह जाके मुझे ऑफ रोड मिला कंटिन्यू, उसके ऊपर बर्फ थी, तो वहाँ पे मैंने चलाई थोड़ी बहुत। बाद में लगा कि यार नहीं यार कुछ तो करना है ब्रेक का, क्योंकि इसके स्कूटर में ना फर्स्ट गियर पे आप चला के ना कंट्रोल कर सकते हो कहीं ना कहीं, बिना ब्रेक के भी फर्स्ट गियर पे आप कंट्रोल करके चला रहा था वैसे। फिर कहीं ना कहीं सडनली डाउन भी मिल रहे थे, तो बोला कि इतना रिस्क नहीं लेना, कुछ करना है। तो फिर वहाँ पे रुका, तो बीआरओ का एक ये था, वहाँ से कुछ एक लड़का जा रहा था, तो उसने फिर मुझे हेल्प उसने किया। बताया कि यहाँ रुक जाओ यार। नहीं, उसने हेल्प किया मुझे। उसको मैंने केबल खींच के, उसने केबल को प्रेस करके मैंने उसको खींच के दिया। फिर मैंने टाइट करा, उसका बर्फ जो निकला वहाँ पे लगा हुआ था वो सब तोड़ के मैंने निकाल दिया। फिर रेडी करके फिर निकल गया। ठीक है। ऐसे करके फिर कारगिल पहुँच गए। कारगिल के फिर श्रीनगर, अभी श्रीनगर से आते हुए अभी नीचे जा रहा हूँ गोवा की तरफ। गोवा की तरफ। ऑल इंडिया राइड कब स्टार्ट किया आपने?
मैंने अगस्त 6 को किया था, तो आज 100 डेज हो गए ऑलमोस्ट। तो 100 डेज में आपने कितना ट्रैवल कर दिया? मैंने कैलकुलेट नहीं था, कल रात को ही मैंने कैलकुलेट किया, ये 10,120 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये तो Cover बहुत कर बढ़िया दिया है। मैंने। इसमें 9 स्टेट्स है, 3 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? कहाँ जाना है आपको? किस तरीके से जाओगे? फ्यूचर प्लान जैसे अभी इंडिया के अंदर करके ना, ये मैं खुद की अपनी स्टेबिलिटी भी देख रहा हूँ कि कैसा मैं इसमें ये कर सकता, क्योंकि एक बार हम राइड स्टार्ट करने के बाद में उसको बीच में डिसकंटिन्यू करना सही नहीं तो है। वो तो मज़ा भी नहीं आता, और एक खुद का मन भी नहीं मानता खुद कि का यार मन भी नहीं मानता, तो फिर हेल्थ इशू, अगर कुछ हेल्थ हो जाए तो फिर वो आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता। तो मैं देख रहा हूँ कि हर सिचुएशन से मैं अपने आप को लेके जा रहा हूँ कि ठीक है। इंटरनेशनल राइड करेंगे, वो भी स्कूटर पे करेंगे। स्कूटर पे। तो इसलिए मैंने इंडिया के हर मतलब गर्मी में भी चलाया, वेदर कोल्ड वेदर सब इसमें मैंने अपने आप को चला के देखा है। मैं उसके मतलब खुद की ट्रेनिंग खुद ही कर रहे हो कि हार्श से हार्श एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हो। मैं जितने भी अभी लद्दाख में भी देखोगे ना, मैं ज्यादा करके कैंपिंग करता था, और मैं हर टाइम ना अर्ली मॉर्निंग उठ के ना ये करता था कि ना अगर ठंडा पानी जाता ना तो उसमें नहाता था मैं। ठीक है, तो वो मैं भी कहीं ना great कहीं मैं यार। अपने आप को भी ये कर रहा था, क्योंकि ना कभी भी मैंने आदत नहीं लगाई कि किसी चीज की यार ये चीज चाहिए, गर्म पानी ही चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाते हो ना ट्रैवल कर कुछ नहीं मिलता, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना, जैसे हो वहां से एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना। ऐसे बना के। तो अभी आप इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जिन्होंने इंटरनेशनल राइड्स की हो, तो उनसे मोटिवेट हो रहे हो कि यार मेरे को भी करना है? तो ऐसा कुछ हुआ कभी कि कभी आया हो पेज के सामने कि यार ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है? इंडियंस के लिए मैंने किसी को ऐसा फॉलो नहीं किया कि जो बड़े इंटरनेशनल ठीक है। राइट, लेकिन फॉरेनर्स जो है, कोई एक इंडिया एक है वेस्पेंडा हिलारियो, जो कि यहाँ से इटाली से 6 साल हो गए वो अभी भी स्कूटर पे घूम रहा है, घूम रहा है इंडिया में है। अच्छा। और 11th मंथ हो गए उसकी इंडिया में, तो पूरा ऑलमोस्ट कवर किया है उन्होंने यहाँ पे। मतलब उनका ये रहता है कि उनको जब आते हैं ना इंडिया के अंदर, तो 90 डेज के बाद में ना एक बार उनको इंडिया छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना, कंट्री में जाना होता है, फिर से वो आ सकते हैं। 1 ईयर ठीक है कि वीजा रहता है, वीजा रहता है, जब जा सकते हैं। लेकिन 90 डेज के बाद अगर कंटिन्यूस रहे तो एक बार जाना था। जाना तो होगा। नेपाल जाता था फिर से आ जाता था, ऐसे करके। अच्छा, ओके। नेपाल जाता था फिर से आ जाता था। 11 मंथ उन्होंने स्पेंड करके ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स पूरे कवर किए। तो अभी है। गोवा के अंदर IBW जहाँ पे, तो एज अ स्पीकर शायद उनको इनवाइट किया गया, तो मैं लगता है वहाँ पे मिल लेंगे वो भी। ऐसे बातचीत बहुत आपका हुई प्लान है IPW का? हाँ? क्या सीन है तो आपका? वही मैं जा रहा हूँ IBW के यहाँ पे। तो ऐसे बातचीत हुई है उनसे बहुत बार कि इंस्टा में वो पहचानते हुए, क्योंकि स्कूटर राइडर्स बहुत कम है, तो कोई अगर राइड करता है तो सडनली पता चल जाता है कि यार बंदा राइड कर रहा। तो अभी उनसे मिलने का प्लान है, तो गोवा जा रहे हैं तो जरूर मिलेंगे उनसे। अभी लास्ट टाइम आपको जट प्रभजोत जी मिले थे, जी। उनका क्या सीन था? उनसे भी नहीं, वो जो एक्सीडेंट होके फिर से उस पोजीशन से ऊपर आके फिर से बाइक राइड करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर रही थी। और मैंने ऐसे बहुत व्लॉगर्स को भी देखे, ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स भी देखे, लेकिन कभी नहीं लग रहा था कि यार इनसे मिलना है, कभी इनसे मिलना है। लेकिन जब प्रभजोत पाजी के व्लॉग्स देखते थे ना, तो ऐसा लगता है यार कभी तो कभी इनसे मिलना है, कभी ना जट कभी। पाजी के एक्सीडेंट के बाद काफ़ी यूट्यूबर ने काफ़ी अफवाह फैलाई सिर्फ व्यूज़ के लिए, वो चीज़ गलत थी, क्या कहते हैं उसके लिए आप? हर कोई ऐसे क्रिएटर होने के बाद में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। ऐसे कोई एज अ इसके लिए करते हैं, तो कोई ब्लैकमेल है उसको कुछ एक अलग इसमें करते हैं। लेकिन उनकी एक्सीडेंट क्या हुआ और रीज़न अभी तक मुझे भी उतना ये नहीं है, लेकिन जो एक्सीडेंट होके उन्होंने इतना फ्रैक्चर होने के बाद में भी आपने उसको रिकवर करके जो आपने फिर से वो बाइक लेके चले ना, उसी बाइक को रेडी किया, उसी बाइक पे फिर से राइड किया वहाँ पे, उसी बाइक को रेडी करके नेपाल वापस गए हैं। फिर से नेपाल वापस गए। ग्रेट था कि ऐसा करने के लिए भी एक यार वो होना चाहिए, इनर स्ट्रेंथ होना चाहिए क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हो गया आप गिर जाओगे ना, गिर जाओगे, अगर बाइक पे बैठोगे ना, तो आप भी कहीं ना कहीं वो अंदर से डरता है इंसान कि यार रिस्की है। ठीक है। तो अभी भी उसी बाइक को फिर उन्होंने रेडी किया, उसी बाइक से फिर राइड किया, वो बहुत ही था। तो अभी आपने स्कूटर का कोई नाम सोचा कि क्या करना है, क्या रखना है? मैंने नाम सोचा है, रखा है अभी। जैसे मेरे 50K होने में सोचा था कि 50K से पहले मैं इसको रिवील करूँ, अपने नाम को। मैंने नाम तो बहुत पहले ही ये किया था फिर, लेकिन अभी मैंने स्टोरी में फिर से लगाया था कि यार कोई नाम सजेस्ट करो। तो मैंने नाम जो है ना, अपना पहली स्कूटर जी तो मैं उसकी बसंती रखा था, तो मैंने वो कहीं सेल किया था। लेकिन मेरा आज भी प्लान है कि मैं कहीं ना कहीं उसको रिटर्न परचेज कर लूँ, क्योंकि मुझे रखनी चाहिए पहली स्कूटर, क्योंकि उसी से मेरी जर्नी स्कूटर की शुरुआत हुई थी। तो वो एक मेरे दोस्त के पास है, देखेंगे अगर हो सका फ्यूचर में, अगर वो सेल करना चाहे तो ले लेंगे उससे। तो इस स्कूटर का नाम जो है ना, मैंने कस्वा किया था। कस्वा जो है ना, हमारे प्रोफेट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी एक कैमल थी, तो उसका नाम था, क्योंकि वो जहाँ पे
सऊदी अरेबिया में देखोगे वहाँ पे रेगिस्तान थे, उसमें ज्यादा करके कैमल में ही Camel में travel करते थे। पहले। तो उनका वो कैमल कभी भी स्लो चलते हैं, लेकिन उसमें बाय गॉड ब्लेसिंग तो उसके अंदर ऐसी पावर थी कि वो बहुत फास्ट Fast चलती थी और चलती। बहुत लंबी चलती थी, लंबी चलती ठीक है। दूसरे कैमल से। तो उससे मोटिवेट होके हाँ, सोच वही रहे हो। सोचा कि मेरी स्कूटर भले ही स्लो चलती है लेकिन बहुत लंबी चली, बहुत इस लंबी हिसाब से चले। मैंने सोचा कस्बा मेरे स्कूटर को नाम जो है ना कहीं ना कहीं सूट करेगा, या सही है। कस्बा नाम मैंने रखा इस स्कूटर का। आप जाते हो, लोगों को मिलते हो, वो क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका? बहुत अच्छा लगता है जब लोगों से मिलते हैं। मैं अभी इतने एक सोलो रेकर मैंने 10,000 किलोमीटर का कवर किया, 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं अकेला हूँ, क्योंकि ना हर कोई रोक के बात करता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ज्यादा करके ना अगर देखोगे ना एज बंदे मेरे स्कूटर को देख के रोकते हैं, क्योंकि उनकी पहली स्कूटर चलाए, सीखी भी स्कूटर रहते हैं, कुछ यादें रहती है स्कूटर के साथ, तो बताते यार, शेयर करते, तो बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ में। ठीक है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो ट्रैवल कर रहे हो, तो आप रुकते कहाँ पे हो? कि अपना खुद का टेंट लेके जाते हो, या कोई हॉस्टल्स कैरी करते हो कि हाँ यार उनको मैसेज कर दिया मैं आ रहा हूँ यार प्लीज़ रूम बुक कर देना, या होटल्स लेते हो, किस तरीके से करते हो? ज्यादा करके मैं यहाँ पे कैंपिंग में ही करता हूँ। जहाँ तक मैं लद्दाख बताया ना, मनाली तक कैंपिंग में मैं ज्यादा ये करके करता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेशन पे जाने के बाद में ना कोई बताया यार आप यहाँ पे मत कैंपिंग करो, यहाँ पे मैं होस्ट करूँगा, तो ठीक कहीं है। अपने घर भी बुलाते। कभी अगर होटल्स वाले हो तो अगर कहीं देखते ना तो बताते यार हमारे यहाँ पे स्टे करना कि हम होस्ट करेंगे आपके लिए, ऐसे होस्ट करते। ज़्यादा करके कैंपिंग करता था। मैंने पहली बार जो है ना होटल्स के लिए संस्कार में था ना, तब मैं गया था होटल के लिए पहली बार। उसके बाद में मैं कश्मीर में रुका कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे मैंने हॉस्टल लेके रुका था, क्योंकि मुझे रेस्ट लेना था। और किसी के यहाँ पे जाके होस्ट करता है तो एक 5 या 6 दिन के लिए 10 दिन के लिए रुकना तो अच्छा नहीं लगता था, तो सोचा कि अरे नहीं होटल या हॉस्टल। दूसरी जगह भी जाते हैं ना, चाहे मैंने माइनस टेम्परेचर में भी कैंपिंग किया, और गर्मी बहुत है कि 45 डिग्री के अंदर भी मैंने कैंपिंग तो किया। कभी डर नहीं लगा आपको कि यार मैं अननोन प्लेस पे जाके इस जगह मैं कैंप लगा लूं, या तो जब भी कैंपिंग करता ना तो मैं 6 o'clock से पहले ही जो ना टेंट लगा जाता हूँ, क्योंकि ये 6 o'clock से पहले तब उजाला भी रहता है, तो सराउंडिंग भी पता चल जाता है। लोकल से भी बात करते थे कि यहाँ पे कैंपिंग करना कैसा होगा, तो वो बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, उनको लोकल बहुत जानते हैं वहाँ की, तो वो बता देते हैं यार सेफ प्लेस है, ओके सेफ प्लेस। और ज़्यादा करके अगर हम सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो पेट्रोल पंप बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं और पूरी सेफ्टी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर खुला छोड़ भी जाएंगे टेंट तो कोई ये मैं मेरा बताऊं, जैसे मैं अभी कश्मीर भी गया हूँ, उत्तराखंड भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, सिक्किम भी गया हूँ, मतलब ये ऊपर वाला मैंने सारा घूम लिया, नीचे साउथ रहता है। लेकिन मेरा ना बड़ा मन करता है यार रिवर साइड पे मैं कैंप लगा लूँ या ऐसे, लेकिन अब मेरे दिमाग में नेगेटिव ज़्यादा आता है कि यार कोई शेर ही ना आ जाए रात को। कभी ऐसा लगता है कि रिवर साइड पे लगाऊं तो पीछे से कोई पुल वुल टूट गया तो पानी के साथ ही ना बह जाऊं, ऐसा आता है। तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं लगाऊं कैंप उस जगह पे। बहुत सोच के जाता हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में क्या है कि वहाँ के लोग गाइड कर देते हैं कि ये जगह सूटेबल है, या किस तरीके से आप ऐसे जब चलते चलते जाओगे ना, 1-2 दिन बार कैंप लगाओगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने के बाद में आपको पता चलेगा यार कैंपिंग ऐसे। जैसे मैं पहले 8 बजे 9 बजे तक राइड करता था, फिर पता धीरे धीरे पता चला कि इतने टाइम के बाद जाओगे तो कैंपिंग करने में आपको दिक्कतें बहुत सारी, क्योंकि परमिशन और कैंप तो कर रहे हैं लेकिन आसपास का एरिया भी पता नहीं चल रहा है, ये कौन सा एरिया है क्या है, कुछ नहीं पता रहा। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने ये किया नहीं 6 बजे से पहले कैंपिंग कर। उसके बाद मैंने कैंपिंग किया 6 बजे से पहले, और जहाँ पे जाते थे वहाँ से पूछते थे, तो वहाँ से धीरे धीरे ना पता चल जाते थे वो चीज़ें कि कैसे क्या है। उस हिसाब से जो है ना फिर कैंपिंग मुझे आसान होती गई। भी जाता हूँ तो कोई डर नहीं लगता है ऐसे कि यार कुछ हो जाएगा। तो नाइट में राइड करते हो आप? मैं बहुत कम राइड में करता हूँ। अगर कोई एक डेस्टिनेशन है मेरी कि 50 या 100 किलोमीटर है और कोई वेट कर रहा है उस जगह पे, तभी जाके मैं राइड करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इन केस अगर स्कूटर में कुछ हो भी जाए ना तो वो आ सकता है हेल्प के लिए, नहीं तो बिना अगर रातों रात चलते चलते कुछ हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है हेल्प मिलना भी। तो इसलिए अगर कोई वेट करता है तभी मैं राइड करता हूँ, वरना 6 o'clock पहले अपना टेंट लगा देता हूँ। अगर हम क्वेश्चन है कि जैसे अपने बिगनर राइडर्स हैं 18-19 ईयर्स के, वो अगर राइड करना चाह रहे हैं लंबा, तो वो क्या टूल कैरी करें अपने साथ, क्या लगेज कैरी करें कि इनको कोई 1000-2000 किलोमीटर तक कोई दिक्कत ना आए? तो अगर ट्रैवल करते हो ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि लगेज जितना होता है उतना कम कैरी करो, क्योंकि कम कैरी करने से आपको चलाने में भी अच्छा होगा। अगर टूल्स की बात करें, टूल्स इतने कैरी करना कि जितना आपको नॉलेज हो ना, कि अगर ब्रेक केबल्स हो, जैसे आपने रिसेंट बताया कि लीवर टूट गया तो मैंने लीवर कैरी कर रखे थे,
वो सब Okay. चीजें जो है स्कूटर गिरने के बाद अगर कुछ गिरती है सडनली ऐसे नॉर्मली भी तो कुछ चीजें होती है जो टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। बहुत ज्यादा। और वो हमारे लिए चाहिए भी किसी हाल में, तो वो चीजें जो है ना कैरी करने चाहिए ज्यादा करके। ठीक है। और उस चीजों को कैरी करना चाहिए। और टूल्स में ना जैसे पंचर किट हो जाए, ये सब नॉर्मली जो कभी भी ये हो सकते हैं, उन ठीक चीजों को है, कैरी लाइक पंचर्स हो गए, लीवर्स हो गए, हो गए, कोई अगर केबल आप हो गई। केबल्स हो गई, रेस केबल, क्लच केबल्स और ये सब एक्स्ट्रा कैरी करने चाहिए ताकि ठीक अगर है। कुछ हो जाता है, ये कभी बता नहीं सकते इनका कभी, क्योंकि लाइट्स भी कैरी कर सकते हैं, लाइक हाँ। चलते चलते हेडलाइट खराब हो गई हेडलाइट तो खराब, रात को हेडलाइट दिक्कत ना भी आए। कैरी करना है ऐसे अगर हो जाता है तो, क्योंकि कहीं पे अगर कुछ हो जाता है ये कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि तो बता नहीं मशीन्स सकते। हैं ये, तो इनका तो कुछ भी पता नहीं होता कि कब चलते चलते खराब हो जाए। हाँ,